हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 7th। सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। टाइम अलाउड 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे 60। फर्स्ट हमारा ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पेपर है जो आपकी एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वो बार बार रिपीट देखे गए हैं, तो इसीलिए जितने भी पेपर आपके साथ शेयर किए जाएं वो बहुत अच्छे से आपको करने हैं ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। और वो सारे पेपर आपको कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा इस वीडियो के एंड में। प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या अभी आपकी स्क्रीन पर ऊपर जो है आई बटन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जहाँ पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट तक पहुँच सकते हो और प्रैक्टिस जो है कर सकते हो। हर एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा। नाउ अब यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिनको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर करने हैं। इसमें कुल 4 खंड बच्चों मिलेंगे आपको, क ख ग और घ। कुल 11 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं। वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको खंड क दिया गया है अपठित बोध, यानी ये आपकी बुक से नहीं है, ये अपठित है, तो आपको इसको पढ़ना है अच्छे से और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका पर 52 रन से खिताब जीत के साथ ही पहली आईसीसी ट्रॉफी जीत ली। इसके साथ ही भारतीय टीम ने विश्व कप का खिताबी सूखा भी खत्म कर दिया। पहले 2 बार फाइनल में चूकने वाली भारतीय टीम ने स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा समेत में पूरी टीम को एकजुट प्रदर्शन से लंबे इंतजार को ख़त्म करने में कामयाबी हासिल की। जैसे ही हरमनप्रीत कौर ने नदीने डी क्लार्क का कैच पकड़ा, पूरी टीम के साथ ही करोड़ों देशवासी भी खुशी से झूम उठे। इससे पहले जेमिमा रोड्रिग्स एंड प्रतिका रावल के दमदार खेल से टीम फाइनल में पहुंची। अब क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में भारतीय टीम का कप्तान कौन था? ठीक है, तो इसमें कौन है? हरमनप्रीत कौर जो है वो टीम की कैप्टन थी। दक्षिणी अफ्रीका महिला टीम के आउट होने वाला अंतिम खिलाड़ी कौन था? तो नदीने डी क्लार्क जो है वो अंतिम खिलाड़ी थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्व कप के फाइनल में कितनी बार सफल रही? तो कितनी बार सफल रही? 1 बार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विश्व विजेता बनने पर देशवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देशवासी जो है वो क्या थे? करोड़ों देशवासी खुशी से झूम उठे। ठीक है, तो पूरी टीम के साथ ही तो क्या हुआ? करोड़ों देशवासी खुशी से झूम उठे। ये पॉइंट्स लिख सकते हो आप, एक पॉइंट ये लिख दीजिए। और भारतीय टीम ने विश्व कप का खिताबी सूखा भी ख़त्म कर दिया। अगर दूसरा पॉइंट लिखना चाहो तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। यह लघु सरिता का बहता जल। ठीक है, लघु यानी छोटी, सरिता यानी नदी। कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल। यह निर्मल हिमगिरी यानी जो पर्वत है हिमालय। यह निर्मल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल। तन का चंचल मन का विवल, यह लघु सरिता का बहता जल। ऊंचे शिखरों से उतर उतर, गिर 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 गिरी की चट्टानों पर, कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता वसुधा का अंतस्थल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो नदी का जल वो कहाँ से निकल रहा है? तो हिम यानी हिम क्या होता है? हिम यानी बर्फ़ जो है वहाँ से निकल रहा है, तो बर्फ़ से आ जाएगा। काव्यांश में नदी के जल को किसके जैसा बताया गया है? तो काव्यांश में नदी का जल दूध सा बताया गया है। ये हमने अभी पढ़ा था ना कि यह निर्मल दूध सा हिम का जल, तो दूध सा बताया गया है। काव्यांश के अनुसार ऊंचे शिखरों से जल जो है वो कहाँ गिरता है? तो कहाँ गिरता है? गिरी की चट्टानों पर। यहाँ से हमने पढ़ा था गिरी की चट्टानों पर, ये इसका आंसर रहेगा। तो आंसर रहेगा गिरी की चट्टानों पर जल जो है वो गिरता है। काव्यांश में बताई गई नदी के जल की 2 विशेषताएं बतानी है। तो जल कैसा है? शीतल और निर्मल है। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर जातिवाचक जो संज्ञा है वो क्या है? सागर जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। तो जितने भी सागर हैं उन सब का बोध यहाँ पर किया जा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी सागर। क्लियर? उसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है यहाँ पे? तो देखिए, कन्याकुमारी यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है और करुणा यहाँ पर क्या है? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डैश खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। उचित सर्वनाम जो है आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। तो हम लिख सकते हैं हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ है, थोथे बादर कुआर के। दी गई पंक्ति में विशेषण शब्द पहचान कर लिखना है। तो यहाँ पे विशेषण क्या है, यहाँ पर थोथे जो है ये क्या है, विशेषण शब्द दिया गया है जो बादर की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर धन शब्द का एक पर्यायवाची आपको लिखना है। तो धन क्या है, संपत्ति को हम क्या कहते हैं, धन कहते हैं, तो संपत्ति हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जो नाचता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। तो जो नाचता है उसको क्या बोला जाता है, उसको नर्तक बोला जाता है। तो ये हो जाएगा। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो दांत खट्टे जो है करना यानी हरा देना, या आप लिख सकते हो पराजित कर देना, पराजित करना। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, दैनिक में प्रत्यय छांट कर लिखना है। तो दैनिक में प्रत्यय क्या हो जाएगा, इक प्रत्यय है इसके अंदर, दैनिक है ना, तो इक प्रत्यय है। उसके बाद है, प्रस्तुति शब्द में उपसर्ग लिखना है। तो इसमें प्र जो है वो क्या है, इसमें उपसर्ग है, और स्तुति इसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, मूल शब्द हो जाएगा। आगे लगने वाले देखिए उपसर्ग कहलाते हैं, जो मूल शब्द के आगे लगकर जो शब्द है उसका मीनिंग बदल देते हैं, और पीछे लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। तो एक प्रत्यय है और प्र जो है इसमें क्या है, उपसर्ग है। नेक्स्ट देखिए, खंड ग दिया गया है, पाठ्य पुस्तक से लिया गया ये गद्यांश है, इसको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बाणी भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप से ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। क्लियर। तो हमें राष्ट्रीय एकता के बीज किस में मिल सकते हैं, तो हमें राष्ट्रीय एकता के बीज जो है वो हमारी जो खान पान की संस्कृति है उसमें मिल सकते हैं। स्थानीय व्यंजनों के साथ कैसा व्यवहार अपेक्षित है, तो स्थानीय व्यंजनों के साथ पुनरुद्धार का व्यवहार जो है वो अपेक्षित है। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार एथनिक किसे कहा जाने लगा है, तो जो हमारे स्थानीय व्यंजन हैं उनको अब एथनिक कहा जाने लगा है। यदि स्थानीय व्यंजनों को केवल 5 सितारा होटलों तक सीमित कर दिया जाए तो क्या होगा, तो जो आम लोग हैं वो उनसे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया गया है, गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। इसमें दिया गया है, पहला प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषताएं बच्चों आपको बतानी हैं। तो जो धनराज पिल्ले हैं उनकी विशेषताएं क्या थी, यहाँ से आंसर करेंगे। धनराज पिल्ले जो है वो परिश्रमी और अनुशासित खिलाड़ी थे। वे अत्यंत विनम्र स्वभाव के थे और अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देते थे। ये उनकी व्यक्तित्व की 2 जो है विशेषताएं थी। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, सोनपुर का मेला किस राज्य में और कब लगता है, तो सोनपुर का मेला बिहार में लगता है, बिहार राज्य में लगता है, और यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होता है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हमें दिया गया है, गांधी जी द्वारा आश्रम में किन किन गतिविधियों की योजना बनाई गई, कोई 2 गतिविधियां आपको यहाँ पर लिखनी है। तो गांधी जी द्वारा किन किन जो है क्या योजना बनाई गई थी, गांधी जी ने आश्रम में चरखा कातने, स्वच्छता, शारीरिक श्रम यानी जो व्यायाम है, और सादा जीवन जीने जैसी गतिविधियों की योजना बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर बच्चों आपको 30 से 40 शब्दों में देना है। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता है। तो देखिए, वसंत ऋतु में जो आंसर यहाँ से करेंगे, वसंत ऋतु में प्रकृति अत्यंत सुंदर और रंगीन हो जाती है। ऐसे समय नीलकंठ खुले आकाश में उड़ना चाहता था। जाली घर में बंद रहना उसे अपनी स्वतंत्रता पर रोक लगने जैसा लगता था, इसीलिए वह असहनीय हो जाता था। तो जो बंधना है किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए वो असहनीय हो जाता था।
नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? तो इस बात का क्या अर्थ है कि इस कथन का अर्थ है कि धनराज पिल्ले को उनकी माँ ने सिखाया कि सफलता मिलने पर घमंड नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को सदा सरल, शालीन और दूसरों का सम्मान करने वाला होना चाहिए। ठीक है, ये उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं भी रही हैं। अगला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे? तो हमें कौन से प्रसंग रहे हैं? तो आंसर यहाँ से कर लेंगे, वीर कुंवर सिंह वृद्धावस्था में भी अंग्रेजों से निर्भीक होकर लड़े, जिससे उनका साहस जो है वो प्रकट होता है। वे सैनिकों का सम्मान करते थे, जो उनकी उदारता दिखाता है। पराजय के बाद भी आत्मसम्मान बनाए रखना उनके स्वाभिमान का प्रमाण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पद्यांश आपकी बुक से लिया गया है। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चंहुदे से आया, दामिन दमके झरलावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। क्वेश्चन दिए गए हैं, सावन के महीने की क्या विशेषता है? तो सावन का जो महीना होता है वो कैसा होता है? मनमोहक होता है। ठीक है, पद्यांश के अनुसार प्रभु के आने की सूचना सुनकर मीरा के मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं? तो उसके अंदर उमंग जो है वो नज़र आ रही है, तो उमंग के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। पद्यांश के अनुसार सावन में किसके चमकने की बात की गई है? तो सावन में क्या चमकता है? सावन में बिजली जो है वो चमकती है, जो हमने पढ़ा, उमड़ घुमड़ चहुदी सायो, दामिन दमके झरलावन की। तो ये जो दामिन मतलब बिजली। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आनंद मंगल गावन की का क्या आशय है? तो आनंद मंगल गावन है, मंगल यानी खुशी, तो खुशी के गीत गाने की, ये इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, पद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। आपको वर्षा के मौसम में क्या क्या करना अच्छा लगता है? तो बच्चों आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर देना है। कुछ बच्चे होते हैं जो वर्षा के मौसम में कागज़ की कश्ती चलाते हैं, कुछ बच्चे वर्षा में नहाना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे जो है खेलना पसंद करते हैं, अच्छा अच्छा खाना पसंद करते हैं। जो आपको पसंद है वो आप लिख सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। यहाँ से हिंट ले सकते हो कि मुझे वर्षा के मौसम में बारिश में टहलना, गरम गरम पकोड़े खाना, ठंडी हवा का आनंद लेना पसंद है, अच्छा लगता है। इस मौसम में हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक दिन का कविता से क्या संदेश मिलता है? तो एक दिन का कविता हमें यह संदेश देती है कि घमंड करना गलत है। घमंड करने वाला व्यक्ति छोटे से कष्ट से भी परेशान हो जाता है, इसलिए सदा कैसा रहना चाहिए? विनम्र रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है? तो रहीम के अनुसार सच्चा मित्र वही होता है जो हमेशा हमारी मुश्किल समय में, कठिन समय में हमारा साथ दे और संकट में मित्र की सहायता करे, न कि स्वार्थ के लिए मित्रता निभाए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 9 दिया गया है, पद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 30 से 40 शब्दों में देने हैं। आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? कोई 3 बिंदु आपको लिखने हैं। तो यहाँ से आंसर करेंगे, आँख में तिनका पड़ने के बाद क्या दशा हुई? उसकी आँख में तीव्र पीड़ा होने लगी, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वह दूसरों से सहायता मांगने के लिए विवश हो गया। पक्षी आज़ाद रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं? तो खुले आकाश में स्वतंत्र उड़ान भरना चाहते हैं, मन चाहे पेड़ों पर बैठना और गीत गाना, अपनी इच्छा से भोजन ढूंढना और जीवन जीना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शाम एक किसान पाठ में प्रकृति की छटाओं का वर्णन करना है। इस पाठ में ढलते सूर्य, सुनहरी रोशनी, खेतों में फैली शांति, लौटते पक्षियों और थके किसान के विश्राम का सुंदर चित्रण किया गया है। प्रकृति शांत और मनोहारी दिखाई देती है। नेक्स्ट देखिए, खंड घ दिया गया है, रचनात्मक लेखन दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है। आप अमन और अमृता हैं। छठी कक्षा में प्रथम आने पर माताजी से मिले उपहार के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए आपको पत्र लिखना है। अथवा में दिया गया है कि आप ममता या मानस हैं। तेज़ बुखार के कारण आपका स्वास्थ्य खराब है। 2 दिन के अवकाश के लिए अपने विद्यालय जो है आपको प्रधानाचार्य या चार्य को क्या लिखना है, पत्र लिखना है। तो यहाँ से आंसर कर लेंगे। छठी कक्षा में प्रथम आने पर उपहार के लिए धन्यवाद, तो जो है भेजने वाले का पता हो जाएगा घर नंबर 21 शांति नगर जयपुर। दिनांक लिख देंगे, प्रिय माताजी सादर प्रणाम। यह पत्र मैं आपको छठी कक्षा में प्रथम आने पर दिए गए सुंदर उपहार के लिए धन्यवाद देने हेतु लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। आपका उपहार पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। यह उपहार मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। आपकी मेहनत, प्यार और आशीर्वाद के कारण ही मैं यह सफलता प्राप्त कर सकी हूँ। मैं वादा करता या करती हूँ कि आगे भी मन लगाकर पढ़ाई करूँगा और आपको कभी निराश नहीं करूँगा। कृपया पिताजी को मेरा प्रणाम कहिए। आपके आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री अमन या अमृता। ठीक है, इस तरह से आपको पत्र लिखना है। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है आपको 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो विषय रहेगा बीमारी के कारण 2 दिन का अवकाश हेतु प्रार्थना। प्रेषक का पता हो जाएगा, कक्षा 7 थे, रोल नंबर 12, सरस्वती विद्या मंदिर भोपाल। दिनांक लिख देंगे, सेवा में माननीय प्रधानाचार्य महोदया, सरस्वती विद्या मंदिर भोपाल। तो महोदया, सविनय निवेदन है कि मुझे तेज़ बुखार हो गया है। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन का विश्राम करने की सलाह दी है। इस कारण मैं विद्यालय जाने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया मुझे दिनांक 11 और 12 जनवरी 2026 को 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपया करें। डेट आप अपने अकॉर्डिंग लिख देंगे। मैं स्वस्थ होकर विद्यालय आकर छुट्टी हुई पढ़ाई पूरी कर लूँगा या कर लूँगी। धन्यवाद, भवदीय ममता या मानस, कक्षा 7th ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो देखिए क्या टॉपिक दिए गए हैं, मेरा प्रिय उत्सव, वायु प्रदूषण, समय का सदुपयोग। तो बेटा ये तो कोई भी आ सकता है, बस आपको उस कंटेंट के बारे में, विषय के बारे में पता होना चाहिए, तो आप इजीली लिख सकते हो। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से आप इनके बारे में लिख सकते हो। एक रीडिंग ले लीजिए। सबसे पहले दिया गया है मेरा प्रिय उत्सव। तो मेरा प्रिय उत्सव जो है वो क्या है, दीपावली है। यह रोशनी और खुशियों का त्यौहार है। इस दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और दीपक जलाते हैं। हम नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। दीपावली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी मनाई जाती है। मुझे यह उत्सव इसलिए प्रिय है क्योंकि इसमें परिवार और मित्रों के साथ मिलकर आनंद मनाया जाता है। वायु प्रदूषण के बारे में लिख सकते हो। वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुकी है। वाहनों का धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैसें और कचरा जलाना इसके प्रमुख कारण हैं। प्रदूषित वायु हवा से अनेक बीमारियां फैलती हैं। हमें अधिक पेड़ लगाने चाहिए और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। स्वच्छ हवा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। वायु प्रदूषण को कम करना हम सबकी क्या है, जिम्मेदारी है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे समय का सदुपयोग। तो यहाँ से इसको आप पढ़ लेंगे। ये था कंप्लीट पेपर जिसका हमने सॉल्यूशन किया। आई होप सारे क्वेश्चंस आप बच्चों को क्लियर हैं। अगर फिर भी कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।